नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के इस चैनल पर फिजिक्स का विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इस फिजिक्स के सेशन में आज हमने तय किया है कि सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव सवालों को पूछेंगे। आज कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं होगा और यह क्लास जब हमारी शाम को 6 बजे लाइव होगी, यदि आप किसी सवाल पर प्रश्न पूछेंगे तो उसी समय हम उस सवाल का डिस्कशन भी करेंगे। यदि आप ज़रूरत समझते हैं कि इस सवाल का डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने मैसेज दे सकते हैं। उस सवाल का हम पूरा डिस्कशन आपको भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस एमपीपीएससी का पहला साइंस और टेक्नोलॉजी का विषय है, जिसमें लाइट भी एक प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है और उस लाइट से कितने सवाल पूछे गए मध्य प्रदेश पीएससी में, उनका भी हमने कलेक्शन किया है। साथ में पीएनएसटी की परीक्षा में आने वाले लाइट पर जितने सवाल पूछे गए, आज उन सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया। साथ ही साथ नीट से जुड़े हुए जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी इकट्ठा किया है। साथ में अपने इस सेशन में उन सवालों को भी ऐड किया है, जोड़ा है, जो भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से लाइट के चैप्टर को जब आप गंभीरता से पढ़े होंगे या गंभीरता से जब हमने आपको पढ़ाया होगा, भले वो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म रहा हो या कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म रहा हो, जब हमने आपको लाइट पढ़ाया होगा, यदि आपने उस लाइट के चैप्टर को गंभीरता से पढ़ा होगा, तभी ये सवाल बनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपकी आई हुई परीक्षा या जो परीक्षाएं हो चुकी हैं पिछले 5 सालों में, उन परीक्षाओं से निकाला है। कुछ सवाल हमने नए बनाए हैं। उन सवालों को आप करने के एक एक सवाल को क्रमिक रूप से हम लोग करते चलेंगे। यदि ज़रूरत आपको लगती है या हमें महसूस होता है कि इस सवाल का डिस्कशन चाहिए, तो उस सवाल का डिस्कशन भी हम उत्तर के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। सवाल कठिन होंगे, ये तो पक्का है। तो इसलिए आप गंभीरता से उन सवालों को तुरंत उत्तर करने की तुलना में गंभीरता से उन सवालों को पहले पढ़िएगा, फिर ABCD ऑप्शन को देखिएगा। ABCD ऑप्शन में ABCD के ऑप्शन उत्तर के काफ़ी नज़दीक होंगे। ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में उत्तर करते समय आपका सही उत्तर छूट ना जाए। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ आज लाइट के इस फिजिक्स सेशन को MCQ के रूप में शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको देते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। जहां जरूरत होगी आप अंग्रेजी बताइएगा, उसकी इंग्लिश भी हम इंग्लिश वर्जन भी करते चलेंगे। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर डालें, उसके पहले हम आपको बता दें कि लाइट का जो चैप्टर, जिसको हमने पिछले कई बार आपको पढ़ाया भी है, दिखाया भी है, तो लाइट की थ्योरी को सबसे पहले आपको गंभीरता से पढ़ना होगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दे दिया जाए। पहला सवाल हमने MPPSC की परीक्षा से उठाया। आपसे पूछते हैं कि प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं।
प्राइमरी कलर्स या बेसिक कलर प्रकाश के क्या हैं ये आपको बताना है। उत्तर की ओर ले चलते हैं आपको। ए लिख रहे हैं लाल, पीला व नीला। बी में लिख रहे हैं हरा, नीला व लाल। सी में लिख रहे हैं लाल, हरा व नीला। डी में लिख रहे हैं लाल, हरा व पीला। लाल, पीला, नीला, हरा, नीला व लाल। लाल, हरा और नीला, इसमें दो ऑप्शन करीब करीब समान दिखते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन को हम यहाँ बदल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हरा है, इसमें भी नीला है, इसमें भी लाल है, तो इस नीले की जगह हम भूरा लिख लेते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें प्राथमिक रंग कौन से हैं। सही क्रम में बताना है, ये ध्यान रखना है, क्रम भी सही हो। जल्दबाजी में उत्तर मत करिएगा। पहला सवाल हमने आपके स्क्रीन पर दिया। दूसरा सवाल हमने पीएनएसटी से उठाया। पीएनएसटी में एक सवाल पूछा गया कि 5 फीट, एक लाइन खींचेंगे तो 5 फीट, 5 फीट और 2 इंच लंबाई का कोई व्यक्ति है। लंबाई के व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए पाँच फीट 2 इंच लंबाई का व्यक्ति है, उसका प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम दर्पण की न्यूनतम माप क्या होगी। ए में हम ऑप्शन दे रहे हैं 2 फीट 1 इंच। बी ऑप्शन दे रहे हैं 4 फीट 6 इंच। सी ऑप्शन दे रहे हैं 4 फीट 1 इंच और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4 फीट 4 इंच। दूसरा सवाल हमने पूछा जो पीएनएसटी में पूछा गया कि 5 फीट 2 इंच लंबाई के व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना है, तो न्यूनतम माप क्या होगी ये आपको बताना है। यदि आपने फिजिक्स को गंभीरता से लाइट वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तभी ये उत्तर कर पाएंगे कि न्यूनतम माप क्या होगी। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो यूपीएससी में पूछा गया, सोलर विकिरण किससे बना होता है। सोलर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन, अंग्रेजी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, सोलर रेडिएशन किससे बना होता है। ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा। क्या वह अल्ट्रा वायलेट रेज है,
अल्ट्रा वायलेट रे है। बी में ऑप्शन दे रहे हैं जो दृश्य लाइट है, ऑब्जर्विंग लाइट, दृश्य प्रकाश जिसको कह लीजिए, ऑब्जर्विंग लाइट है। सी में दिख रहे हैं इंफ्रा रेड लाइट है, और डी में लिख रहे हैं ऑल सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सोलर विकिरण की बात कर रहे हैं, सूर्य से निकलने वाले विकिरण की बात कर रहे हैं। ध्यान से सवाल को समझना। सोलर रेडिएशन यूपीएससी का सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोलर रेडिएशन किससे बना होता है? क्या वह अल्ट्रावायलेट का है? क्या वह ऑब्जर्विंग जिस प्रकाश से हम देखते हैं उसका बना हुआ है? क्या इंफ्रारेड लाइट का बना हुआ है? क्या ऑल ऑफ एबव का बना हुआ है? ये तीसरा सवाल। चौथे सवाल पर आपको ले चलते हैं। यह सवाल रेलवे में पूछा गया। नेत्र लेंस आई लेंस की बात कर रहे हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जिससे वस्तु का, ध्यान से पहले सवाल को समझिएगा तब उत्तर करिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनाने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य से होता है? जैसा उसने लिखा था सेम वही भाषा हमने लिखी। आप इसकी भाषा के चंगुल में मत आइएगा, सीधा सवाल वो पूछ रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, वो कुल मिलाकर के नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन चाहता है। बीच की लाइनों को सिर्फ आपको दाएं बाएं करने के लिए उसने जोड़ा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा भाग मदद करेगा आंख का? क्या वह पुतली होगी? सवाल तो अच्छा है। क्या वह सीलियरी, यदि आपने आंख पढ़ी होगी, सीलियरी मसल्स होगी? क्या वह आयरिस होगा या क्या वह रेटिना होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने के लिए आंख का कौन सा भाग आप इस्तेमाल करते हैं, यह सवाल पूछा गया। क्या वह पुतली है? क्या वह सिलियरी मसल है? क्या वह आयरिस है? क्या वह रेटिना है? यह था हमारा चौथा सवाल। चौथे सवाल को सोच विचार करके करिएगा, तब यह सवाल बनेगा। अगला सवाल जिसमें पीएनएसटी में पूछा गया, अगला सवाल कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं तो बनने वाले
कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ए में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं दो समतल दर्पण। आप घर में बैठे होंगे, दोनों समतल दर्पण ऊपर नीचे रख लीजिएगा। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, ये हमने फिजिक्स में पढ़ाया भी है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या ए 2, बी 4, सी 8 और डी में लिख रहे हैं अनंत या इनफाइनाइट। क्या चित्रों की संख्या अनंत होगी? टेस्ट करिएगा। 5वां सवाल। अब यह सवाल नीट में पूछा गया। 6वां सवाल, गोलीय दर्पण से चाहे आप जितना गोलीय दर्पण से चाहे आप जितना मर्जी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब, सवाल को पढ़िएगा जरूर, गोलीय दर्पण से आप जितनी मर्जी है उतनी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। ये खुद उत्तर बता रहा, सीधा प्रतीत होता है। आपको यह बताना है कि यह गोलीय दर्पण हो सकता है। जल्दी में उत्तर मत करिएगा। क्या यह दर्पण समतल दर्पण हो सकता है? क्या यह दर्पण अवतल दर्पण हो सकता है? क्या यह दर्पण उत्तल दर्पण हो सकता है? और क्या समतल अथवा उत्तल हो सकता है? थोड़ा सा सवाल की गंभीरता पर जाइएगा, उत्तर मिल जाएगा। गोलीय दर्पण, देखिए प्रश्न की भाषा को कितना कठिन कर रहा है, जरा इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। गोलीय दर्पण में चाहे आप जितना मर्जी हो दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यह गोलीय दर्पण क्या हो सकता है? क्या वह समतल दर्पण हो सकता है? क्या वह अवतल दर्पण हो सकता है? क्या यह उत्तल दर्पण हो सकता है? क्या समतल अथवा उत्तल हो सकता है? जरा प्रश्न को करिएगा। 7वें सवाल को यूपीएससी ने पूछा, किसी विशेष रंग का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ 5800 आर्मस्ट्रांग है। ध्यान से सवाल को सुनिएगा। किसी विशेष रंग का तरंगदैर्ध्य 5800 आर्मस्ट्रांग है। वो जानना ये चाहता है उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। किसी विशेष रंग का तरंगदैर्ध्य, वो कलर नहीं बता रहा कि लाल है, पीली है, हरी है। वो कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसी किरण है जिसका तरंगदैर्ध्य 5800 आर्मस्ट्रांग है, उसे नैनोमीटर में
नैनोमीटर में बदलने का फार्मूला हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कई बार सिखाया है। आप देखो, तरंग दैर्ध्य 5800 आर्मस्ट्रांग को नैनोमीटर में बदलना है। उत्तर दे रहे हैं 580 नैनोमीटर। बी दे रहे हैं 58 नैनोमीटर। सी ऑप्शन दे रहे हैं 5800 नैनोमीटर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में कोई नहीं। सातवां सवाल, किसी विशेष तरंग का तरंग दैर्ध्य 5800 आर्मस्ट्रांग है, उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। यदि 1 नैनोमीटर बराबर आपको पता होगा या 1 आर्मस्ट्रांग बराबर पता होगा तभी ये उत्तर बनेगा। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा। 8वें सवाल पर ले चलते हैं मध्य प्रदेश पीएससी का ये सवाल, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण किससे बनता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं अवतल से, बी ऑप्शन दे रहे हैं उत्तल से, सी ऑप्शन दे रहे हैं समतल से, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त। इनके अंग्रेजी तो आप जानते होंगे, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। अंग्रेजी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, ये प्लेन वाला है। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है या उपरोक्त सभी। अब आपको हम ले चलते हैं 6वें सवाल, 9वें सवाल। किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? ये कह रहे हैं सफेद में, बी कह रहे हैं बैगनी में, सी कह रहे हैं लाल में, और डी कह रहे हैं हरा या ग्रीन। किस रंग के कांच में चाल पूछ रहे हैं, चाल बताना है, चाल पूछ रहे हैं। फिर आप सबको अंडरलाइन करके वो पूछ रहे हैं किस रंग में के कांच में अधिकतम चाल होगी। बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। एक ये सवाल पीएनएसटी ने पूछा, 10वां सवाल, कि पानी में रखा नींबू पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखता है। पानी में रखा हुआ नींबू, आप किसी दुकान में जाइए, गिलास में लोग नींबू डाल के रखते हैं, बाहर से आप देखिए नींबू बड़ा दिखता है, निकाल कर देखिए छोटा दिखेगा। तो पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखता है, कारण हो सकता है, कारण हो सकता है ए, क्या वह
प्रकाश का परावर्तन है? क्या वह प्रकाश का अपवर्तन है? क्या वह जो नींबू बड़ा दिख रहा है, क्या वह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? और तीसरा, चौथा कारण दे रहे हैं, क्या वह प्रकाश का व्यतिकरण है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखता है, क्या कारण हो सकता है? क्या वह प्रकाश का परावर्तन है? क्या वह प्रकाश का अपवर्तन है? क्या वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है? क्या वह प्रकाश का व्यतिकरण है? सही उत्तर करिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह हम इसके उत्तर जो है सेशन के समाप्त में आपको एक एक करके बताते जाएंगे, समझाते भी चलेंगे। 11वां सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या वह समय 400 सेकंड है? क्या वह समय 500 सेकंड है? क्या वह समय 600 सेकंड है? या क्या वह समय 700 सेकंड है? थ्योरेटिकल सवाल है, आपने शायद पढ़ा हो इसको। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाना है, एग्जैक्ट समय बताइए। क्या वह 400 सेकंड है? क्या वह 500 सेकंड है? क्या वह 600 सेकंड है? या क्या वह 700 सेकंड है? 12वां सवाल, यह सवाल 2 जगह पूछा गया है। एक तो यह सवाल यूपीएससी ने पूछा, और अभी जस्ट इसके पहले वाली पीएनएसटी में पूछा गया। लिखिएगा इस सवाल को, यदि तरंग के विस्तार का अनुपात, यदि तरंग के विस्तार का अनुपात एक्सपेंशन ऑफ या एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ वेव, ये भी चैप्टर लाइट का ही है। तरंग के विस्तार का अनुपात 2:9 है। यह तरंग के विस्तार का अनुपात 2:9 है, तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का, फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का, न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। क्या वह अनुपात 9:1 है? बी, क्या वह अनुपात 9:4 है? सी, क्या वह अनुपात 4:1 है? और डी, क्या वह अनुपात 1:9 है? तरंग के विस्तार का अनुपात 2:9 है, 2:9। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? 9:1, 9:4, 4:1 या 1:9। तो ये था 12वां सवाल। चलते हैं 13वें सवाल की ओर।
यह सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में भी, रेलवे में भी पूछा। एक दूरबीन टेलीस्कोप, एक दूरबीन में कुल लेंस की संख्या होती है। ए में पूछ रहे हैं 5, बी में पूछ रहे हैं 3, सी में पूछ रहे हैं 2 और डी में पूछ रहे हैं 6। दूरबीन एक टेलीस्कोप में कुल लेंस की संख्या कितनी है? 5 है, 3 है। पार्थिव दूरबीन इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये पार्थिव दूरबीन है। पार्थिव दूरबीन में कुल लेंस की संख्या आपको बतानी है। क्या वह संख्या 5 है, क्या वह संख्या 3 है, क्या वह संख्या 2 है, या वो संख्या 6 है। चलिए 14वां सवाल। श्वेत प्रकाश, बड़ा सरल सवाल है, मध्य प्रदेश पीएससी ने एक बार यह भी पूछा था। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? ए में दे रहे हैं 5, बी में दे रहे हैं 7, सी में दे रहे हैं 6 और डी में दे रहे हैं 4। ये तो रटा रटाया होगा आपको कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है। 5 में 5 रंगों का, 7 रंगों का, 6 रंगों का या 4 रंगों का। 15 नंबर का सवाल, एक अवतल दर्पण, नीट में और पीएनएसटी दोनों में पूछा गया। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, ध्यान से समझ लीजिए, एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है। ए, वस्तु से छोटा या बड़ा। बी, वास्तविक अथवा आभासी। सी, केवल ए और डी में लिख रहे हैं ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। सवाल को समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित है, अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, या केवल एक हो सकता है, केवल 2 हो सकता है, केवल ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये 15वां सवाल। चलते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वें सवाल पर आइए।
निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में, आवर्धक लेंस के, या यही लिखे रहिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक लेंस, निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है? ध्यान से उत्तर देखिएगा। क्या वह उत्तल लेंस है? क्या वह अवतल दर्पण है? क्या वह अवतल लेंस है? अब यदि आपने लेंस और दर्पण के अर्थ समझते होंगे तब कंफ्यूज मत होइएगा। और डी में आपसे पूछा गया क्या वह उत्तल दर्पण है? निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां हो गया। 17वां सवाल पीएनएसटी में यह सवाल पूछा, पीएससी में भी पूछा है। एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। वो जहां खड़ी है वहां से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है। वो जहां खड़ी है वहां से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। क्या उसका प्रतिबिंब ए ऑप्शन क्या वह 2 मीटर की दूरी पर है? बी ऑप्शन में क्या वह 4 मीटर की दूरी पर है? सी ऑप्शन में क्या वह 1 मीटर की दूरी पर है? और डी ऑप्शन में क्या वह 6 मीटर की दूरी पर है? एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब आपको बताना है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कितने मीटर दूरी पर बना होगा। अगला सवाल, एक सवाल ये भी झारखंड पीएससी में पूछा गया, लाइट से जुड़ा हुआ था इसलिए हमने इसको ऐड किया। 18वां सवाल, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना
एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना वाले भाग में, प्रश्न को समझिएगा तब उत्तर की ओर दौड़िएगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय में पहुंचता है? ए ऑप्शन 1/8 सेकंड, बी ऑप्शन 1/2 सेकंड, सी ऑप्शन 1/16 सेकंड और डी ऑप्शन 1/20 सेकंड। कितना समय लगता है ये आपको बताना है कि कितना समय लगता है। रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय में पहुंचता है? क्या वह 1/8 सेकंड में पहुंचता है? क्या वह 1/2 सेकंड में पहुंचता है? क्या वह 1/16 सेकंड में पहुंचता है? क्या वह 1/20 सेकंड में पहुंचता है? आइए 19वें सवाल को करते हैं। हवा दृश्य नहीं है। सवाल को समझिएगा तब उत्तर कीजिएगा। हवा, यूपीएससी ने लिखा, हवा दृश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ए में, ए ऑप्शन देखिएगा, लगभग एक पूर्णतः, लगभग यह पूर्णतः पारदर्शी है। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही प्रकाश को परावर्तित करती है। सी ऑप्शन है, समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, मतलब जाने देती है, पार कर देती है, पारगमित करती है। और अंतिम ऑप्शन में हम लिख रहे हैं, उपरोक्त सभी कारण मान्य है। हवा दृश्य नहीं है, दिखती नहीं है। क्यों? ये प्रश्न पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है, कारण पूछ रहा है। लगभग यह पूर्णतः पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है साहब, इसलिए नहीं दिख रही। ना तो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, ना प्रकाश का परावर्तन करती है, इसलिए कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे प्रकाश वस्तु को दिखाने का है कि यदि प्रकाश की लाइट आई है तो वो दिखेगा। कैसे दिखेगा? लाइट आएगी, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों को जाएगी तो दिखेगा। समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, यानी पूरा का पूरा लाइट जो है वो निकल जाता है, या उपरोक्त सभी कारण हैं, यह आपको बताना है। और चूंकि अब समय हो रहा है, इसलिए लास्ट और अंतिम सवाल पूछ लेते हैं आज का, क्योंकि पूरे 40 सवाल करवाने में 1 घंटे से ज़्यादा समय हम लोग चले जाएंगे। इसलिए इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। जो अगला सेशन होगा वो लाइट पर ही होगा, क्योंकि सवाल बच रहे हैं, तो इसको पार्ट 2 पर ले आएंगे। आज 20वां सवाल आपसे पूछ लेते हैं।
एक उत्तल दर्पण, पीएनएसटी में पूछा गया, एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है, उसके गुण को आपको बताना है। एक में लिख रहे हैं, एक सीधा, लघु आकार मतलब छोटा आकार, लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। बी, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक तीसरा, एक सीधा एक लघु आकार का हो गया, एक बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। एक सीधा बड़े आकार का एक सीधा बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब। सी, और डी में ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल दर्पण सदैव निम्न प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, एक सीधा लघु आकार माने छोटे आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, एक सीधा बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, या इन तीनों में से कोई नहीं, या इनमें जो लिखे गए लक्षण हैं उसमें कोई भी लक्षण इनके लायक नहीं। तो आज के सेशन के लिए बच्चों 20 सवाल, फिर इसका पार्ट 2 ले आएंगे, तब आपको बाकी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। लिए चलते हैं आपको अब उत्तर की ओर। पहला सवाल जिसमें आपको डिस्कशन की ज़रूरत है, वो डिस्कशन के लिए यदि आप कहेंगे तो उसका डिस्कशन भी हम शामिल किया करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसमें हम ग्रुप पर उसका उत्तर शेयर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने पहली बार ये पूछा है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, ये हमारा सवाल था। तो प्रकाश के आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रकाश के प्राथमिक रंग जो होते हैं वो, इसका सही ऑप्शन होगा लाल, हरा और नीला। यही जो है इसके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। दूसरे सवाल पर ले चलते हैं। 5 फीट 2 इंच का लंबाई का व्यक्ति है, उसका प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम माप क्या होगी। तो आप इसको अपने ढंग से क्या कैलकुलेट किया है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। कौन सा नियम लगा करके आप उत्तर दे रहे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर देखेंगे तो 5 फीट 2 इंच लंबाई के व्यक्ति को प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम माप 2 फीट 1 इंच होनी चाहिए। इन सारे उत्तरों में 2 फीट, और कैसे आपने 2 फीट 1 इंच किया है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल था सोलर विकिरण या सोलर रेडिएशन किससे बना होता है। जो सूर्य का सोलर रेडिएशन आता है उसमें बच्चों सारी किरणें होती हैं,
अल्ट्रावायलेट भी होगी, ऑब्जर्विंग लाइट भी होगी, देखने वाला प्रकाश भी होगा, इंफ्रारेड होगा, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेत्र लेंस से फोकस दूरी में परिवर्तन। चौथा सवाल, यदि आपको बायोलॉजी का वो चैप्टर याद आता होगा तो जब भी हमें प्रतिबिंब और फोकस को वस्तु और का प्रतिबिंब फोकस पर बनाने के लिए दूरी में परिवर्तन करना पड़ता है तो हम एक मसल चलाते हैं। वो मसल्स हमारे लेंस को बड़ा और छोटा करते हैं। वो मसल्स कहलाती है सिलेरी मसल। बहुत सारे बच्चों ने इसके पहले जब हमने ऑफलाइन में पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने पुतली, कुछ ने आइरिस, कुछ ने रेटिना ठोका था, लेकिन इसका सही जवाब है वो मसल्स हैं जो ऐसे आँख के, ये आँख होती है और ये आँख पर ये इधर से इधर मसल्स लगी रहती हैं। कभी वक्त लगा तो आँख आपको पढ़ाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि कैसे आँख जो है ये खींच करके लेंस को बड़ा और छोटा करती है। 5वां सवाल, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आप के घर में बैठे होंगे, आप दो समतल दर्पण लगा लीजिए और देख लीजिए, आप इतने प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों कि आप गिन नहीं पाओगे, और इसका सही जवाब होगा इनफाइनाइट या अनंत होंगे। अगला सवाल, 6वां सवाल, गोलीय दर्पण वाला था कि गोलीय दर्पण से चाहे आप कितना मर्जी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। वह गोलीय दर्पण हो सकता है। वह कौन सा गोलीय दर्पण होगा? अब आपको पता लग गया होगा। एक गोलीय दर्पण से चाहे आप जितना मर्जी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा, और सीधा प्रतिबिंब दो जगह ही बनता है। आपको याद होगा समतल भी हो सकता है और उत्तल हो सकता है, जिसमें सीधा बनता है। गाड़ी के मिरर ग्लास वाला उदाहरण और समतल दर्पण आपके घर में पाया जाने वाला शीशा। जरूर इस प्रश्न को पढ़िएगा। 7वां सवाल, किसी विशेष रंग का तरंगदैर्घ्य 5800 आर्मस्ट्रांग है और इस 5800 आर्मस्ट्रांग उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। कर लेना, कर लोगे कि नहीं? कुछ लोगों ने कर लिया होगा। जिन लोगों ने कर लिया है वो जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या किया आपने। तो यदि जिन लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है। हम बता देते हैं आपको, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 आर्मस्ट्रांग के। तो 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होगा 1/10। अब आप लगा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 500 आर्मस्ट्रांग में 5800 आर्मस्ट्रांग में नैनोमीटर में निकाल। तो इसका सही जवाब होगा 580 नैनोमीटर। 8वां सवाल, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इस पर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल जो हो सकता है आपसे न बताओ, किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? जरा बताएंगे इसको, किस रंग के कांच में? तरंग दैर्घ्य के यह जो चाल होती है, चाल वो सीधा समानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के। अब यदि ये वाला फार्मूला आपसे बनता होगा, चाल सीधी समानुपाती है तरंग दैर्घ्य के, तो आप अब अर्थ लगा लेंगे कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी, तो जिसकी चाल ज़्यादा हो यानी लाल की चाल ज़्यादा होगी, तो क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा होगी तो चाल जो है तरंग दैर्घ्य के सीधा समानुपाती होती है। पानी में रखा, 10वां सवाल, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखता है। और ये एक बार हमने बच्चे से पूछा था, उसने कहा साहब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का। आपको याद आता होगा जब हम पानी में एक इस तरह की बाल्टी हो, टब हो, और इसमें एक लोहे की राड को ऐसे डाल देते हैं, ऐसे, तो यहाँ तक तो सीधी दिखती है, फिर इसके बाद यहाँ से हिलने लगती है। ये जो हिलने वाली प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश की किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने की प्रक्रिया है।
और विरल से सघन से यहाँ पर जब अभिलंब खींचते हैं तो यह अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर भगती है। कभी वक्त लगा तो अपवर्तन पर एक बेहतरीन लेक्चर आपको समझा करके बताएंगे, बहुत सरल है। इस समय गर्मी का समय है, नदी आप जाते होंगे, पैर जो है पानी में डुबा लीजिए, आपको अपना ही पैर कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखे। या साफ सुथरा पानी है, गंदी नदी में ना घुस जाइएगा, साफ सुथरे पानी में घुसेगा, आपको अपना ही पैर टेढ़ा में दिखेगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। तो वायु में, निर्वात में इसका हवा का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर है। एक तो ये है। सूर्य के प्रकाश का समय लगता है, अर्थात करीब करीब इससे निकालेंगे ये आवर में तो इतना सेकंड इससे निकल आएगा। थोड़ी गणित आपको लगानी पड़ेगी, पीएनएसटी में ये सवाल पूछा गया। यह तरंग के विस्तार का अनुपात, इस सवाल को समझिएगा, यह तरंग के विस्तार का अनुपात 2:9 है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो? किसी बच्चे ने किया है? यदि किए हो तो डिस्कशन के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भेजो उसको। हम भी आपको उत्तर बताते हैं कि न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम, ध्यान रखना हम कह रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम, यानी 9:1, यानी इसका सही जवाब होगा ए। यदि आपने दूसरे और कोई तरीका लगाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13वें सवाल पर आपको ले चलते हैं कि एक दूरबीन में कुल लेंसों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 3। एक दूरबीन है, दूरबीन में कुल लेंसों की संख्या 3 होती है। 14वां सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? इसमें हम लोग विलंब नहीं करेंगे, आप भी विलंब नहीं करोगे, 7 इसका जवाब देंगे। 15वां सवाल है, एक अवतल दर्पण के द्वारा, बताइए, एक अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है? 15वां सवाल। क्या आपने किया 15वें सवाल का जवाब? तो ये अवतल दर्पण का नियम है। आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या को पढ़िएगा, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसकी पूरी व्याख्या पढ़िएगा। एक बार में बनेगा, नहीं बनेगा तो आप हमें बताइएगा, हम उसके लिए अवतल दर्पण को भी आपको पढ़ाएंगे। एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हो सकता है, वस्तु से छोटा और बड़ा हो सकता है, ये सही है। दूसरा, वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ दर्पण में परिवर्तन मत करना, अवतल दर्पण में ये दोनों हो सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। सही है। तो ये था 15वां सवाल। 16वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। 16वें सवाल पर हमने पूछा है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। 16वें सवाल पर निम्न में से किसका प्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका उपयोग किया जाता है? आप जब स्कूलों में पढ़ते रहे होंगे तो 2 तरह के लेंस आपको कंपास बॉक्स में, ड्राइंग बॉक्स में मिलते रहे होंगे। उसी मैग्नीफिकेशन की बात यहाँ हो रही है। जरा बता दूँ वो लेंस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा वो अवतल लेंस। 17वें सवाल पर चलते हैं। एक लड़की जो है वो खड़ी है, एक लड़की समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़ी है, अतः दर्पण के अंदर बनी छवि भी दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर होगी। जो चित्र उसका बन रहा है, मान लो आप शीशा लिए खड़े हो, आप शीशे से 2 मीटर दूरी है और आपकी छवि भी उस शीशे से, जिस शीशे में आप देख रहे हो वो भी 2 मीटर पीछे होगा। तो टोटल मिला करके दूरी 2 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी टोटल मिला करके 4 मीटर हो जाएगी। आपने सही जवाब किया होगा, ऐसी हमें आशा है। या 6 बजे आप हमको बताएंगे कि हमने कितने सवाल सही किए। आप लोग जब क्लास से जाने लगा करो तो टोटल कितने सवाल आपके सही हुए ये गिन करके आप, चूँकि आप हमारे साथ लाइव रहते हो, 30-35 बच्चे जब लाइव होते हैं तो हर बच्चा अपना नाम लिखते हुए ये लिखे
कि हमने आज इतने सवाल सही किए, तो हमें एक अंदाजा रहे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने आपने सही किए। तो 17वां सवाल हुआ। 18वां सवाल, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय में पहुंचता है? समय आपको बताना है। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है। इतने समय में हम वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। फिर दूसरी लाइट आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है 1/16 सेकंड में। 19वां सवाल, हवा दृश्य नहीं, लगभग पूर्णतः पारदर्शी है, न प्रकाश को अवशोषित करती है न प्रकाश को परावर्तित करती है, समूचे प्रकाश का परगमित करती है, या उपरोक्त सभी कारण मान्य है। 19वें सवाल पर बच्चों क्या कहना है आपका, ये बताइएगा। हमें क्या होना चाहिए, हवा क्यों नहीं दिखती? हवा दृश्य नहीं है क्योंकि यह एक पूर्णतः पारदर्शी है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही प्रकाश को परावर्तित करती है, इसे महसूस किया जाता है। अतः विकल्प डी इसका सही है। ये तो सही है कि यह पूर्णतः पारदर्शी, ये ना तो प्रकाश अवशोषित करती है ना परावर्तित करती है, ये हवा की विशेषता है। यदि आप हवा की विशेषता को पढ़ेंगे तो ये सभी कारण इसके लिए मान्य होंगे, इसीलिए हवा दिखती नहीं। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है। एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब होगा एक सीधा छोटे आकार का आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, ये उत्तल दर्पण। तो 20वें सवाल का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सवाल ज़्यादा है, पर चूंकि समय हमने फिक्स किया हुआ है, इसलिए निर्धारित समय पर आपका यह सेशन यहीं पर हम रोकते हैं। इसका अगला जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 में फिर इसी तरह के सवाल लाइट आप पढ़ते रहिएगा। लाइट के सारे सवालों का, चाहे नीट की परीक्षा दे रहे हो, PNST की दे रहे हो, चाहे आप PSC UPSC किसी की दे रहे हो, लाइट पर जितने सवाल बनेंगे सारे सवालों का MCQ आपके साथ लाएंगे, सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, कैसा रहा सेशन? आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 6 बजे लाइव मिलेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना आप नहीं भूलेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।